Morning, friends. This is CACS Gopal Bhoot. I have brought to you CA Foundation December 2020 Law and BCR paper. As usual, as it happens in every term, कि सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों के बुक से ही आते हैं. सारे के सारे केस स्टडीज, सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, everything is entirely covered in our books and in our class notes. The proof, हाथ कंगन को वारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या. जैसा कि बोलते हैं कि एविडेंस की क्या जरूरत है जब सामने दिख रहा है. तो आप सारी की सारी चीजें मेरी बुक से ही क्वेश्चंस पूछे गए. आई शुड बेटर से एवरीथिंग इज कवर्ड इन आवर बुक, इन आवर क्लास नोट्स. सो और कहां से आएगा. तो द फर्स्ट पार्ट is now I talk about the examination paper so that you can mark it down and refer in your notebook कि आपके बुक में कौन से पेज पर क्या क्या चीजें कहां पर है, वो सारी की सारी चीजें मैं यहां पर कवर कर देता हूं. कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे देता हूं. जैसे ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, इसके अंदर में दोनों लॉ और बीसीआर यू हैव टू राइट इन द सेम आंसर बुक. एक ही आंसर बुक में आपको लिखना होगा. No need to do separate books. Plus, law में section A 60 marks. First question is compulsory. Then you have to attempt 4 questions from the remaining 5 questions. Each question is of 12 marks. Let's see. Now the first question. ये question क्या है? ये question already हम लोग cover कर चुके हैं. Contract law का case study है. कॉन्ट्रैक्ट लॉ का केस स्टडी है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सर्विस एग्रीमेंट. एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एक एक्सेप्शन है सर्विस एग्रीमेंट. यहां पर क्या है मैं आपको बता देता हूं कि दो बिजनेसमैन है एक्स और वाई. ये लोग एक दूसरे से लीगल केस फाइट कर रहे हैं. अब एक्स जो है एक लॉयर सी की हेल्प लेता है. मैंने कहा एक्स और वाई दो लोग केस फाइट कर रहे हैं और एक्स टेक्स द हेल्प ऑफ अ लॉयर सी और सी को एम्प्लॉय करता है कि मेरे लिए केस लड़िए. उसके बाद में अपने ही लॉयर सी को बोलता है कि तुम किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाई की हेल्प मत करना. बिल्कुल बिल्कुल ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये सर्विस एग्रीमेंट है. अगर आपको याद हो तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड व्हाट डज इट से कि आप किसी भी आदमी को लॉफुल बिजनेस करने से नहीं रोक सकते. जैसा कि हम लोग क्लास में नायक फिल्म का एग्जांपल लिया करते थे कि आप किसी भी आदमी को एक लॉफुल लीगल बिजनेस करने से नहीं रोक सकते. बट यहां पर आप अपने ही लॉयर को बोल रहे हैं कि आप उस अपने कॉम्पिटिटर जिस आदमी से फाइट कर रहे हैं उस कॉम्पिटिटर से का हेल्प मत करिएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दैट्स अ वैलिड एग्रीमेंट और डेफिनेटली लॉयर आपसे पैसा रिकवर कर सकता है. मैं फिर से बोलता हूं, एक्स और वाई दो लोग बिजनेसमैन हैं. वो लोग एक लीगल डिस्प्यूट में फाइट कर रहे हैं. नाउ एक्स ने सी को अपॉइंट किया और सी को अपॉइंट करने के बाद साथ साथ में एक एक्स्ट्रा पैसा दिया कि तुम मेरी हेल्प तो कर रही हो पर किसी भी कीमत पर मेरे कॉम्पिटिटर की हेल्प मत करना. डेफिनेटली इट्स अ वैलिड एग्रीमेंट. जो लॉयर है वो मेरे से एक्स से पैसा रिकवर कर सकता है. दैट इज ऑलरेडी कवर्ड. एन आर और सी बोलकर एक केस स्टडी हम लोगों की बुक में है, एकदम सेम टू सेम, बस सिर्फ नाम यहां पर चेंज किया गया है. द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑफ कंपनी लॉ. कंपनी लॉ का केस स्टडी है. एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन के ऊपर केस स्टडी. अगर आपको याद हो तो एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन क्या था कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा वोटिंग राइट्स होल्ड करती है, 20% से ज्यादा बट 50% से कम, 20% से 49.9999% तक के बीच में अगर इक्विटी शेयर होल्ड वोटिंग पावर होल्ड करती है. और वोटिंग पावर कैसे आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तब जाकर वोटिंग राइट्स आएगा. 50% से ज्यादा होल्ड कर लेंगे तो होल्डिंग कंपनी. अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में, अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा पर 50% से कम अगर इक्विटी शेयर होल्ड करता हूं तो हम लोग दोनों को एसोसिएट कंपनी, मतलब मेरे को एसोसिएट कंपनी बोला जाएगा और उसको एसोसिएटेड कंपनी बोला जाएगा. अब यहां पर क्या हुआ है एक बार पढ़ लीजिए जरा. एबीसी लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स टू XYZ लिमिटेड वर्थ 15 करोड़. मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 15 करोड़ के और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये कोई काम के नहीं.
These are as good as useless, non-convertible debenture. Worth 40 crore during the financial year 2019-20. ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कोई काम के नहीं होगी, इवन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते तो भी कोई काम के नहीं होते। आफ्टर दैट द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 100 करोड़। ओके, फुल स्टॉप। 100 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है सारा इशू करने के बाद। तो 100 करोड़ में से मैंने, मेरी कैपिटल है 100 करोड़ और मैंने दूसरी कंपनी को इशू किया 15 करोड़, 15%। तो वी आर नॉट एसोसिएट कंपनी, वी आर नॉट एसोसिएट कंपनी, क्योंकि थ्रेशोल्ड कितना है 20%। तो पहले आपको एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन लिखना होगा और उसके बाद इस केस के बारे में लिखना होगा। यहां पर सिर्फ 100 करोड़ में से 15 करोड़ शेयर्स इशू किया, मतलब सिर्फ 15% है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एसोसिएट कंपनी। फिर इसके बाद मैं फिर से बोलता हूं, पहले आपको एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन लिखना होगा जो कि बुक में पेज नंबर 5.14 पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा कि मैंने सिर्फ 15% इक्विटी शेयर्स इशू किया है, वोटिंग राइट्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को काउंट नहीं करना है। सिंस थ्रेशोल्ड 20% अचीव नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एसोसिएट कंपनीज। चलिए नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल बहुत सिंपल, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर। इसको मैं क्लास में लिखवाता हूं, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसके ऊपर कंडीशंस, इंप्लाइड कंडीशंस और इंप्लाइड वारंटीज को पढ़ाते समय कैविएट एम्पटर का एक्सेप्शंस साथ साथ में 8 एक्सेप्शंस मैंने दिए हुए हैं। दिस इज द पेज नंबर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि उन 8 एक्सेप्शंस के अंदर में कैविएट एम्पटर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, परंतु लेट द बायर बिवेयर मतलब जनरली बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 4 मार्क्स का सिंपल था क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में पूछा गया। उसके अंदर में हमारी बुक में 8 एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़ाए थे, परंतु यहां पर सिर्फ 4 एक्सेप्शंस, धड़ाधड़ स्टूडेंट्स आराम से लिख सकते हैं इस चीज। देन द वेरी इजी एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड को डिफाइन करिए। माय गॉड, ये तो पूरा का पूरा डेफिनेशन आपको याद करवाता हूं मैं। फ्रॉड में 5 केसेस 5 पॉइंट्स और मिसरिप्रेजेंटेशन में 3 पॉइंट्स। सेक्शन 17, सेक्शन 18 तुमको याद ही होगा, 15, 16, 17, 18। कोएर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, लाइन से आपको डेफिनेशन याद होगा। फ्रॉड में 5 पॉइंट थे, मिसरिप्रेजेंटेशन में 3 पॉइंट थे। फ्रॉड का मतलब जानबूझकर झूठ, सच को छुपाना, याद आ गया ना, झूठा प्रॉमिस। एंड लॉ बोलता है फ्रॉड कोई भी तरह का धोखा और एनी सच एक्ट और ओमिशन विद द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, दैट इज फ्रॉड। और वैसे ही मिसरिप्रेजेंटेशन को अनजाना झूठ, मासूम लापरवाही और अनजाना झूठ। नाउ अब इसके ऊपर सीधा सीधा हम लोगों की बुक में वी हैव ऑलरेडी गिवन 5 पॉइंट्स। Institute has asked the difference. You can write 5 points, you can write 3 or 4, whatever you will remember in your own language, simply in your own language. पेज नंबर यहां पर लिख कर दिया है, देख सकते हैं। State the circumstances under which LLP may be wound up by the tribunal under the LLP Act 2008. Obviously, ये पूरा का पूरा 6 पॉइंट्स ऐसे का ऐसे हमारी बुक में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 4.17, सेक्शन 64। आराम से आप उसको वहां से फटाफट, आपको याद ही होगा, पढ़ाते समय हम लोगों ने पढ़ा था, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। सेक्शन 64 पेज नंबर, रेफरेंस नंबर यहां पर दिया हुआ। व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप एट विल? जैसा कि सब जानते ही हैं, पार्टनरशिप एट विल, जिसको मैं क्या बोलता हूं तुमको याद आएगा, इच्छाधारी पार्टनरशिप। क्या बोलता हूं? इच्छाधारी पार्टनरशिप। जब चाहे दस सकता है, जब चाहे पार्टनर रिटायर हो सकता है, जब चाहे पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है, दैट इज पार्टनरशिप एट विल, इच्छाधारी पार्टनरशिप। 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन। या फिर पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एट विल पूछा, या फिर राइट टू एक्सपेल पार्टनर, सेक्शन 33 याद होगा आपको, सेक्शन 33। ये क्या सेक्शन था? एक्सपल्शन, लात मार के पार्टनर को कब कब निकाला जा सकता है। उसमें 3 पॉइंट थे, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट, मेजॉरिटी कंसेंट और गुड फेथ। यहां पर गुड फेथ का जो पॉइंट है ना, उसमें 3 पॉइंट थे, ऐसे मैंने याद करवाया था, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट, मेजॉरिटी कंसेंट और गुड फेथ। 33 सेक्शन 33, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट, मेजॉरिटी कंसेंट और गुड फेथ। और इसके 3 पॉइंट, ये फिंगर को आपको याद होगा शायद, 3 पॉइंट्स। एक्सपल्शन मस्ट बी द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप,
पार्टनर को इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए पार्टनर इज गिवन एन नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका दो। राज ए मल्होत्रा मोहब्बतें में जिस तरह से शाहरुख खान को गुरुकुल से निकाल दिया गया था, उस तरह से एक्सपल्शन करना पॉसिबल नहीं है, वैलिड एक्सपल्शन नहीं है, ये याद होगा आपको। चल, फिर उसके बाद अगेन द सेकंड क्वेश्चन, अगेन द पार्टनरशिप एक्ट, ऐसे का ऐसे लाइन से पूछ लिया, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर नहीं होती है तो उसके ऊपर 4 पॉइंट्स हम लोगों ने दिए हुए हैं बहुत ही आसानी से, कि पार्टनर्स एक दूसरे को सू नहीं कर सकते, पार्टनर्स किसी आउटसाइडर को सू नहीं कर सकते। हाँ, सू कर सकते हैं 100 रुपीज से नीचे का केस फाइल कर सकते हैं, उससे ऊपर का केस फाइल नहीं कर सकते, 100 तक का केस फाइल कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स के लिए सू नहीं कर सकते, बट नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट के लिए सू आराम से कर सकते हैं। और डिसोल्यूशन के टाइम पर उनके ये डिसेबिलिटीज खत्म हो जाती है। तो सारी की सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, और अगर कुछ राइट्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन, ऐसे के ऐसे पेज नंबर 37 पर आपको 4 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे लाइन टू लाइन। देन देयर आर सम केस स्टडीज, 6 मार्क्स का केस स्टडीज। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है, एकदम आराम से आपको मैं अब समझा देता हूं, पढ़ लीजिए जरा। In the light of provisions of Indian Contract Act, answer the following. Mr. S and Mr. R made a contract wherein Mr. S agreed to deliver paper cup manufacturing machine to Mr. R and receive payment on delivery. मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमको पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग मशीन बना कर दूंगा और तुम मेरे को पैसा दोगे। तो मैं तुमको मशीन देने को तैयार हूं, पर तुम मेरे को ड्यू डेट पर पैसा देने को तैयार हो। इसमें आपको कॉन्करेंट कंडीशंस का सेक्शन 51 मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बोला था, लिखवाया होगा जरूर। दोनों पार्टीज बोला जब तक तू पैसा देने को तैयार नहीं तब तक मैं पैसा देने को तैयार नहीं। एक बार फिर से बोलो, दोनों पार्टीज बोला, हिंदी में लिखवाया था जरूर से, दोनों पार्टीज एक दूसरे को बोला जब तक तू काम करने को तैयार नहीं तब तक मैं काम करने को तैयार नहीं। अगर तू तैयार है तो मैं भी तुमको काम करके दूंगा, अगर तुम तैयार नहीं है तो मैं भी तुमको काम करके नहीं दूंगा। दोनों पार्टीज बोला जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक मैं भी अपना ड्यूटी पूरा नहीं करूंगा। दैट इज कॉन्करेंट कंडीशन, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जहां पर दोनों के प्रोमिसेस आर कॉन्करेंट कंडीशन। मैं अगर तुमको सामान देने को तैयार हूं तो तुम मेरे को पैसा दो, अगर मैं तैयार नहीं तो तुम भी मत तैयार, तुम तैयार नहीं तो मैं भी तैयार नहीं। दोनों पार्टीज एक दूसरे को बोलता है कि जब तक तुम तैयार नहीं हो तब तक मैं भी काम करके नहीं दूंगा। दैट इज कॉन्करेंट कंडीशन, सेक्शन 51 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1 की बात हो। Now this question is a very simple, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। Mr. Y given a loan to Mr. G of rupees 30 lakh. Mr. G defaulted the loan on due date and debt became time back. मैंने तुमको एक लोन दिया और वो पैसा तुम नहीं दे पाए, डिफॉल्ट कर दिए, बट वो पैसा डेट एक्सपायर हो गया। टाइम बैड का मतलब एक्सपायर, 3 इयर्स बीत गया, 3 इयर्स बीत गया, अब तुम वापस से आए। आफ्टर द टाइम बैड डेट मिस्टर जी एग्री टू सेटल द ड्यू फुल अमाउंट। भाई अगर आप रिटर्न प्रॉमिस करके देते हैं तब वो वैलिड होगा, अगर वर्बल प्रॉमिस करके देते तब वो वैलिड नहीं होगा। रिटर्न प्रॉमिस टू पे टाइम बैड डेट, एक बार फिर से बोलो, रिटर्न प्रॉमिस टू पे टाइम बैड डेट इज वैलिड, वर्बल प्रॉमिस इज नॉट वैलिड। Exception to no consideration, no contract, in my book, page number 1.24, you can find it very easy. Next. Now, this is suit for specific performance. Just you observe that in this particular term, the institute has done, what the institute has done is, they have asked not a single case study, they have asked 2 marks का 3 case studies. That is very unique. बहुत ही नए तरीके से इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी मल्टीपल केस स्टडीज पूछने के लिए आपने बहुत सारे केस स्टडीज, छोटे छोटे 2 मार्क्स की केस स्टडीज पूछा गया। दिस इज द इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है, इसीलिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ एग्जांपल से समझोगे उतना आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, ए एंड बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई यूनिक आइटम ऑल्टरनेट ऑफ व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। मैंने तुमको एक ऐसा माल बेचा जिसका कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। दैट इज वेरी यूनिक एंड कॉस्ट, वेरी यूनिक एंड कॉस्ट। तो अब मैं तुमको सामान देने से मना कर दिया,
मैं तुमको सामान देने से मना कर दिया, ए रिफ्यूज टू सप्लाई द एग्रीड यूनिक आइटम टू बी, मैंने तुमको सामान देने से मना कर दिया, तो क्या होगा? What direction could be given by the court for breach of such contract? Obviously, मैंने तुमको सामान देने से मना कर दिया, तो तुम मेरे को क्या चीज के लिए सू करोगे? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहां पर damages are not an adequate remedy। damages देने से कुछ नहीं होगा, तुमको मेरे को सामान देना होगा। कोर्ट बोला तुम ब्रीच नहीं कर सकते, तुमको सामान देना होगा। आपको याद होगा, शायद तुमको याद होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि तुम्हारी शादी है और मैं तुमको गोल्ड सप्लाई कर रहा हूं, उसके बाद गोल्ड को सप्लाई करने से मैंने मना कर दिया था, फिर उसके बाद लास्ट में एक एग्जांपल दिया था कि मैं तुमको शेरवानी सप्लाई कर, वो तो तुमको सप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट बोला आई कैन नॉट ब्रीच, आई हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन आवर बुक, पेज नंबर 1.69। वेरी सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यूजुअल, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम आवर मैट, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी कवर्ड इन आवर बुक। Many examples are given in our book, so that every single aspect of the examination paper will be covered here. It was a direct, simple question, explains circumstances in detail, mind you, in detail. उनको explain भी करना होगा, in which a non-owner can convey a better title to a bona fide buyer for value as per sale of goods act. Yes sir, इसके लिए आपने 8 पॉइंट्स लिखवाए थे, टेबल बनवाया था 8 पॉइंट्स के बारे में, याद है? पेज नंबर 2.29 पर 8 एक्सेप्शंस। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय बायर इन पोजेशन, सेल बाय सेलर इन पोजेशन, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, ऐसे करके बहुत सारे, उनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स भी थे, याद है? सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बायर एक्टिंग इन गुड फेथ, याद आया ना कुछ? तो सर इस तरह के कॉमन पॉइंट्स थे। 8 exceptions we have done, but the examination में the question asks only 6 cases. You can simply write any 6 points out of 8, whatever you wish, but you have to explain it in detail. Okay? खाली हेडिंग लिखने से नहीं होगा। सर 4 पॉइंट तो एक जैसे सिमिलर थे, कुछ है ही नहीं, एकदम सेम टू सेम। The next question, very simple question. This is a mixture of section 32 and section 36. Let's see. PQRS are the partners of Messrs PQRS, a partnership which deals in trading of washing machine of various brands. बहुत सारी वॉशिंग मशीन हम लोग बेचते हैं, अलग अलग ब्रांड्स। 4 पार्टनर्स है, PQRS, 4 पार्टनर, PQR और S, 4 पार्टनर। ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज, पार्टनर्स में झगड़ा हो गया बिटवीन पार्टनर्स, P and Q decided to leave the firm. P और Q बोलता है हम लोग फर्म से जाना चाहते हैं, चाहिए, कौन रोका? And started competitive business. My first question, क्या एक आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिटिव नेचर का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? यस सर, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या एक आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिटिव नेचर का बिजनेस कर सकता है? यस सर, आपने सेक्शन 36 में पढ़ाया था, एक आउटगोइंग पार्टनर सिमिलर नेचर का बिजनेस कर सकता है, कॉम्पिटिटिव नेचर का बिजनेस कर सकता है, बट वो पुरानी फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, पुराने कस्टमर्स को बहलाना फुसलाना लाओ नहीं है। एक बार फिर से लोग पुराने फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, पुराने कस्टमर्स को बहलाना फुसलाना लाओ नहीं है। याद आया कुछ? तो वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकता है। पहला सवाल, ये पहला सवाल का आंसर दे दिया हम लोगों ने। 4 पार्टनर्स थे, 2 रिटायर हो गए और उन्होंने सिमिलर तरह का कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 31 जुलाई इन द नेम ऑफ मेसर्स P and Q। ठीक है। Meanwhile, R and S have continued using the property in the name of PQRS, in which P and Q also has a share. तो 4 पार्टनर थे PQRS, 2 पार्टनर्स P और Q बोले हम लोग फर्म से बाहर जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्टार्ट कर लिया ना। बाकी 2 पार्टनर्स उनकी प्रॉपर्टी होल्ड करके रखे हैं और बिजनेस भी चला के रखे हैं इन द नेम ऑफ मेसर्स PQRS, बट उस प्रॉपर्टी में PQRS चारों का शेयर है। मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से समझ में आ रही है कि अभी तक शायद आउटगोइंग पार्टनर ने नगाड़ा नहीं बजाया, तो याद होगा नगाड़ा 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 बजा, याद आया? पब्लिक नोटिस शायद नहीं दिया गया है, नगाड़ा नहीं बजाया गया। तो जब तक नगाड़ा नहीं बजाया जाएगा तब तक
रिटायरमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, वैसा ही कुछ मानना पड़ेगा। सर, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स एक्सप्लेन इन डिटेल द राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर and comment on the following. Rights of P and Q to start a competitive business. So you have to write section 36 की outgoing partner retirement के बाद competitive nature का business चालू कर सकता है, but लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि अभी तक कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है, इसीलिए रिटायरमेंट अभी तक इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए रिमेंबर, अगर पब्लिक नोटिस दे दिया गया है तब तो आप सिमिलर नेचर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट पुरानी फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुराने फर्म के कस्टमर्स को पहला अलाउ नहीं है। और अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है तो रिटायरमेंट इफेक्टिव नहीं है, तब पी और क्यू नहीं कर सकते कॉम्पिटिटिव बिजनेस, ये लिखना होगा। मैंने कहा अगर रिटायरमेंट वैलिड है, पब्लिक नोटिस दे दिया गया तब तो आप सिमिलर नेचर का बिजनेस कर सकते हैं, बट पुरानी फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते, पुराने कस्टमर को पहला अलाउ नहीं। और अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया तो यू कैन नॉट कंपीट विद द बिजनेस। अगर आपने कॉम्पिटिटिव बिजनेस चालू किया पी और क्यू ने, तो आप पहला बात तो कर नहीं सकते, अगर उससे प्रॉफिट कमाते तो बाकी पुराने पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा, लॉस करते हैं तो खुद बियर करना पड़ेगा। अगर रिटायरमेंट वैलिड है तब कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, तब सेक्शन 36 में आ जाए। बट कंडीशन क्या है, पुरानी फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुराने पार्टनर को, पुराने कस्टमर को पहला अलाउ नहीं। परंतु अगर रिटायरमेंट इफेक्टिव नहीं है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो सेक्शन 16 में आ जाओगे, तब आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते। और कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते, और अगर करते हो तो उससे जो प्रॉफिट होता है पुराने पार्टनर के साथ बांटना पड़ेगा, और अगर लॉस होता है तो खुद बियर करना पड़ेगा। राइट्स ऑफ पी एंड क्यू रिगार्डिंग देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, प्रॉपर्टी रिटायरमेंट के बाद, अगर रिटायरमेंट जब तक इफेक्टिव नहीं होता तब तक तो आप हिस्सेदार हैं। रिटायरमेंट अगर इफेक्टिव हो जाए, पब्लिक नोटिस दे दिया जाए, तब आप यू कैन सू द पार्टनर्स, यू कैन सू द पार्टनर फॉर योर शेयर। यहां पर आपको लिखना होगा सेक्शन 32 में, अकाउंट्स में भी तो पढ़ते हैं कि अगर रिटायरमेंट इफेक्टिव हो जाए तब आप सू कर सकते हैं अपने एसेट्स के लिए, अपने रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स के लिए, अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट के लिए, रिजर्व्स के लिए, कैपिटल के लिए, सारी चीजों के लिए आप सू कर सकते हैं। सेक्शन 32 इसको आप सेक्शन 16 भी साथ में रखिएगा। अगर रिटायरमेंट इफेक्टिव है तो सेक्शन 36, अगर रिटायरमेंट इफेक्टिव नहीं है तो सेक्शन 16, क्योंकि लैंग्वेज से यहां पर क्लियर नहीं। नेक्स्ट, बहुत सिंपल, सेल और रिटर्न की बात अगर मैं करूं आपसे, सेल और रिटर्न क्या होता है? सेल और रिटर्न बोलो मेरे को। सर, सेल और रिटर्न का मतलब होता है, मैंने आपको सामान दिया, आपको अगर पसंद आए तो रखिएगा, नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर दीजिएगा। जैसा कि हम लोग हमेशा, हर कोई जानता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो सर, मैंने आपको सामान दिया, अगर आपको पसंद आए तो रखिएगा, नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर दीजिएगा। 3 केसेस में माना जाएगा कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। कब कब? जब बायर अप्रूव्स, उसके एक्शंस अप्रूव और टाइम एक्सपायर्स। मैंने कहा बायर अप्रूव, एक्शन अप्रूव और टाइम एक्सपायर। तो यहां पर सेकंड केस में दे दिया, मैंने तुमको एक 2 व्हीलर भेजा और तुमने उसको सेल और रिटर्न पर, मैंने तुमको एक 2 व्हीलर भेजा, एक बाइक भेजा, और तुम सेल और रिटर्न पर, अगर आपको पसंद आए तो आप रखिएगा, नहीं पसंद है तो आप रिटर्न कर। बट व्हाट यू हैव डन, आपने उस 2 व्हीलर को गिरवी रखकर लोन ले लिया, प्लेज करके लोन ले लिया। क्या बोलता है सवाल में? R owns a 2 wheeler which she handed over to her friend K on sale or return basis. R ने A को दिया. Even after a week, K neither returned the vehicle nor made payment. She instead pledged the vehicle to A. A ने pledge कर दिया। तो इसका हरकत बोलता है the action approved that K ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, K ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। Now R wants to claim the 2 wheeler from A. Will she succeed? No. Answer is no. क्योंकि इसका ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, अब आप सक्सीड नहीं हो सकते। तो सर, मैं फिर से बोलता हूं, आर ने ए को 2 व्हीलर बेचा, सेल और रिटर्न दिया, भेजा, और के ने ए को वो 2 व्हीलर प्लेज कर दिया। अच्छी बात है, आर ने ए को दिया, के ने ए को प्लेज कर दिया, ठीक है, अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही के ने प्लेज किया, इसका एक्शन अप्रूव करता है कि तुमने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तुमने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक, अरे ठीक है, कर लिया सर। तो
जैसे ही तुम्हारा एक्शन अप्रूव करता है, तुमने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, अब के बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स। अगर नुकसान होगा तो कौन बियर करेगा? के। तो सर आर के पास क्या राइट्स है? आर के पास अनपेड सेलर का राइट्स है, वो सामान वापस नहीं ले सकता, बट रिकवर करने के लिए केस फाइल। सामान वो वापस नहीं ले सकता, क्योंकि अब ओनर कौन बन गया? के। ओनर कौन बन गया? के। सामान वापस नहीं ले सकता, कैन, बट ही कैन सू फॉर प्राइस। सू फॉर प्राइस। आर कैनॉट टेक बैक द गुड्स, बट ही कैन सू फॉर प्राइस, बिकॉज के एक्शन से पता लग गया कि के ने गुड्स को एक्सेप्ट किया। सेक्शन 24। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, would your answer be different if it had been expressly provided that the vehicle will remain the property of R until the price has been paid? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तुमको सामान बेचते समय ये कंडीशन लगा दिया, सामान बेचते समय कंडीशन लगा दिया कि जब तक तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक तुम इसके मालिक नहीं बनोगे। मैंने तुम पर ये कंडीशन लगा दिया, जब तक तुम सामान का पैसा नहीं दोगे तब तक तुम इसके ओनर नहीं बनोगे। तो स्टिल ओनर कौन है? आर। के डज नॉट बिकम ओनर। अगर के ने और आगे अगर सामान प्लेज कर दिया, क्वेश्चन इज, दो अलग अलग बातें हैं। देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चन। पहला, ओनर कौन है? आर। ओनर कौन है? आर। क्या वो के से वापस ले सकता है क्या? क्वेश्चन क्या है? आर ने के को सामान दिया, सेल और रिटर्न, पर कंडीशन ये लगा दिया कि जब तक तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक तुम सामान के ओनर नहीं बनो। परंतु के ने बिना पैसा दिए ए को ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, प्लेज कर दिया। क्वेश्चन इज, दिस इज नेमो दैट प्योर नॉन हैबिट का एक्सेप्शन। यस, यहां पर एक क्वेश्चन में भी पूछा था, बायर इन पोजेशन। क्या बोला? बायर इन पोजेशन। चौथा पॉइंट, तीसरा या चौथा, बायर इन पोजेशन। ये के जो है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर भी इसके पास पोजेशन में है, तो वो वैलिड प्लेज है। दो अलग अलग क्वेश्चन। के का ये प्लेज वैलिड है कि नॉट वैलिड है? अब क्वेश्चन उठता है, आर के पास क्या ऑप्शन? आर, पहला बात, ए से सामान वापस नहीं ले सकता, बट व्हाट ही कैन डू इज सुपर प्राइस। आंसर विल रिमेन द सेम। आंसर एकदम सेम टू सेम रहेगा। विल योर आंसर बी डिफरेंट? नो, माय आंसर विल बी सेम, लेकिन आवर आंसर विल रिमेन द सेम, क्योंकि के इज अ बायर इन पोजीशन। के इज अ बायर इन पोजीशन। चलिए, रिकवर नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कंपनी का, सेक्शन 8 कंपनी। व्हाट आर द पॉइंट्स सेक्शन 8 कंपनी विच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर कंपनी? ये जो चीज है डायरेक्टली हम लोगों की बुक में पेज नंबर 5.19 पर दिया हुआ है, एकदम से, कि मीटिंग कितना दिन में बुला सकता है, 14 डेज क्लियर नोटिस पर मीटिंग बुला सकता है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ दिस, एंड 3-4 पॉइंट्स, इसको अपने नाम के आगे लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये कंपनी अपनी प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। याद आया? ये सारे के सारे पॉइंट्स जो कि नॉर्मल कंपनी से अलग है, सारे के सारे पॉइंट्स तो वही हैं, नॉर्मल कंपनी से अलग ही तो है सारे पॉइंट्स। सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में एक्सप्लेन कर, बहुत ही सिंपल। नाउ दिस इज समथिंग वेरी सिंपल सर, पेज नंबर 1.49 इन आवर बुक, वेजरिंग एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के 7 पॉइंट्स के डिफरेंस हम लोगों ने बता दिया। 7 पॉइंट्स एकदम डायरेक्ट लाइन से दिया हुआ, और एग्जाम में क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, आप 7 में से एनी 5 यू कुड हैव इवन, एनी 5। नेक्स्ट, अब पार्टनरशिप का थ्योरी के क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक पार्टनर बेईमानी करता है तो फर्म की क्या लायबिलिटी होगी? एक्सप्लेन इन डिटेल द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लीड टू लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिसएप्रोप्रिएशन बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बेईमानी करता है तो उसके लिए फर्म को पेमेंट करना होगा, बिल्कुल करना होगा, परंतु बाद में वो पार्टनर से रिकवर कर सकती है, पार्टनर से रिकवर कर सकती है। सेक्शन 27 एकदम आराम से आप लिख पाएंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉर्मली वेरी इजी, बट स्टूडेंट्स may have done some error, but not my student, I know. Foreign company, yes, foreign company
जिस कंपनी, द फॉरेन कंपनी का जब डेफिनेशन आप देखेंगे पेज नंबर 5.16 पर, यू विल सिंपली फाइंड दैट वहां पर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। खत्म, क्वेश्चन खत्म। पर यहां पर पहला लाइन में क्या लिख कर दिया, माइक लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एक कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई, बस क्वेश्चन खत्म। इट्स नॉट अ फॉरेन कंपनी। हैविंग लियाजो ऑफिस एट सिंगापुर। सर ये लियाजो ऑफिस क्या होता है? कम्युनिकेशन करने के लिए सिंगापुर में एक ऑफिस है, मतलब जहां पर आप सामान वामान नहीं रखते, बस कम्युनिकेशन। मान लीजिए आपका इंडिया से सामान ऑस्ट्रेलिया जाता है या ऑस्ट्रेलिया से सामान इंडिया आता है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो बीच में आपने सिंगापुर में आपने एक कम्युनिकेशन ऑफिस को मैनेज किया हुआ है, जहां पर आप सामान वामान स्टॉक नहीं रखते, दैट इज नोन एज लियाजो ऑफिस। तो सर क्वेश्चन इन उठता वेदर दिस इज अ फॉरेन कंपनी और नॉट। नो, नॉट अ फॉरेन कंपनी, बिकॉज this company is incorporated in India. This company is incorporated in India. This was the law part. Now BCR part. Again the BCR part was so damn easy. As predicted, everything went as predicted. सब कुछ predicted ही था. BCR is of 40 marks. Question number 7 compulsory 10 marks का, और उसके बाद यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनी 4. रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज द सेम कॉपी फॉर लॉ एंड बीसीआर. एक ही कॉपी में आपको लिखना होगा लॉ का आंसर और बीसीआर का. एक ही आदमी, एक ही एग्जामिनर विल चेक द कॉपी. दिस इज अ सिंगल पेपर, नॉट 2 सेपरेट पेपर्स. नाउ बीसीआर में पहला, जैसा कि एज यूजुअल एक अनसीन पैसेज देता है, जो कि दिया अनसीन पैसेज, बहुत ही आसान सा पैसेज, और उसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा. दैट वाज अ स्लाइट डिफरेंट क्वेश्चन, बिकॉज हर टर्म में क्या करता है, 3 क्वेश्चन पूछता है, 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का समरी पूछता है. बट दिस टाइम व्हाट दे हैव डन इज दे हैव मेड इट इजियर. यस, आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द समरी एट ऑल. सिंपली आप यहां पर आपको 2 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क का क्वेश्चन दे दिया. दैट्स इट, ओवर एंड आउट. फिर उसके बाद में एक सेपरेट पैसेज पूछा रिसाइकलिंग के ऊपर. यस, उसके ऊपर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. एक सेपरेट पैसेज पूछा, उस पर यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स, एब्रिविएशंस के साथ में, और उसके बाद उसका समरी एज प्रेडिक्टेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड ऑल, और उसके बाद 2 मार्क्स का समरी आपको लिखना है. द नेक्स्ट वन वाज थ्योरी क्वेश्चन. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 8A, 9A, 10A, 11A, ये चारों क्वेश्चन हमेशा कम्युनिकेशन चैप्टर से पूछता है. 2 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क करके 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि इस बार भी पूछा, हर टर्म में पूछता है. बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स द ट्रुथ व्हाइल द स्पीकर में प्ले विद वर्ड्स. यस, कमेंट, नो डाउट. बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम लोगों ने बहुत जबरदस्त रूप से डिस्कशन किया था. तो बॉडी लैंग्वेज पेज नंबर 1.4 पर एकदम आराम से थ्योरी आप लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से. फिर इसके बाद एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नॉट एमसीक्यू, मतलब इसको सर्कल कुछ नहीं करना, तो उसका आंसर लिखना था. चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग. सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं. सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का मतलब चमकीला, ग्लैमरस, दैट इज ग्लिटरिंग. कई स्टूडेंट्स हो सकता है स्मोल्डरिंग करके आए. स्मोल्डरिंग का मतलब होता है फ्लेम निकलना, आग लगकर फ्लेम निकलने को बोलते हैं स्मोल्डरिंग, धुआं निकलना. बट सिंटिलेटिंग का मतलब इट्स अ मीडिया का टर्म. इस फिल्म में बहुत ही ग्लैमरस पिक्चराइजेशन किया गया है. सिंटिलेटिंग, ग्लिटरिंग, चमक धमक, जैसे करण जौहर की फिल्म में बहुत सिंटिलेटिंग एंड ग्लिटरिंग फिल्में होती, बहुत चमक धमक होती. सिलेक्ट अ सुटेबल एंटोनिम. यस, एंटोनिम दे हैव आस्क्ड, विपरीत शब्द जिसको बोलते हैं हिंदी. यहां पर स्टूडेंट्स नॉर्मली मेक अ मिस्टेक. फिडिलिटी मतलब लॉयल्टी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कि आप एक जन पर विश्वास करते, दैट इज फिडिलिटी. जिसका सिनोनिम है कमिटमेंट, इसका अपोजिट है इनफिडिलिटी. इनफिडिलिटी, अपने पार्टनर के साथ धोखा करना. तो यहां पर इसका एंटोनिम है इनकॉन्स्टेंसी. इनकॉन्स्टेंसी मतलब कांस्टेंट पार्टनर नहीं आप मेंटेन करते, बल्कि आप अपने लाइफ पार्टनर, स्पाउस, जीवन साथी के साथ आप नहीं, आप विश्वासघात करते हैं और किसी दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं.
Next question, 1 mark ka, change the following sentence into direct to indirect speech. Varun said that every kid should learn coding. The next question was 5 marks. Pressy एक unseen passage दिया और उस पर 5 marks का क्वेश्चन पूछा. They have simply given an unseen passage on कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग अपने हेल्थ का, अपने इन्वायरमेंट का, अपने आसपास के लोगों का कोई ख्याल ही नहीं रखते और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग अपने कान में लगाकर, हेडफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर हम लोग गाना सुनते हैं, मेट्रो में ट्रैवलिंग करते हैं. वहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, उसका आपको प्रेसी लिखना है कि मेट्रो में आप एक बार ट्रैवल कर रहे थे तो एक स्टूडेंट जो कि हेडफोन पर सुन रहा था, बैग रखकर चला गया, दूर गाना सुन रहा था और बाकी सारे लोग मेट्रो के अंदर में आ गए. वो लोग को लगा कि बैग में बॉम्ब है और फिर बाद में जब वो उसका म्यूजिक खत्म हुआ तो वो आकर देखा, अरे ये क्या हुआ, मेरा बैग था अननेसेसरीली. तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई वो कहां था. ये सारे सिंपल से प्रश्न. वो बोलता है बस लिसनिंग टू द सॉन्ग. माय गॉड, इलेक्ट्रीशियन को आपने काम पर बुलाया एंड ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज ही वाज लिसनिंग टू म्यूजिक और उसने कोई काम ही नहीं. उस पर आपको प्रेसी लिखना है. प्रेसी में आपको मैंने कहा था आपको पैसेज का लैंग्वेज बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल कॉपी नहीं करना. प्रेसी बिल्कुल कॉपी. The next one is what is formal communication. Again question number 9A, 8A, 9A, 10A, 11A. ये सारे questions हमेशा communication chapter से पूछते हैं. What is formal communication? आपको पेज नंबर 1.4 पर लिख कर दिया है, मैंने टेबल बना कर दिया है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल. वर्टिकल मतलब डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों को एक्सप्लेन करोगे एक एक लाइन में. हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल, डायगोनल मतलब अलग अलग लेवल. या फिर इनकोडिंग इज द मैसेज. इनकोडिंग द मैटर इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. यस, इनकोडिंग, कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू वर्ड्स. आइडियाज को आप वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इनकोडिंग. दैट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट, चूज द बेस्ट लेटर, बेस्ट मीनिंग, कंसाइज, दैट इज ब्रीफ. ये एवरीवन मस्ट हैव डन इट करेक्टली. Choose the word which best expresses the meaning. Again, synonym they have asked: cryptic, mysterious. Mysterious. Change the 1 mark का question. Next question. Change the following into indirect speech, जो कि हर स्टूडेंट आराम से कर सकता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ड्राफ्ट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट. न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप सजेशंस नहीं देंगे. एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में प्रोजेक्ट टू इंटरकनेक्ट रिवर्स इन इंडिया, जो कि 2014 में मोदी जी का नारा था, नदियों को जोड़ेंगे फिर एक बार, अब की बार मोदी सरकार. अटल जी ने रिवर्स को इंटरकनेक्ट करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि देश की सारी रिवरों को कोशिश करके कनेक्ट किया जाए ताकि कहीं पर सूखा न पड़े और कहीं पर बाढ़ न आए. तो मोदी जी ने 2014 में आने के टाइम पर प्रॉमिस किया था, नदियों को जोड़ेंगे फिर एक बार, अब की बार मोदी सरकार. ऐसे उनका एक जुमला था. तो उस पर प्रोजेक्ट टू इंटरकनेक्ट रिवर्स इन इंडिया के फायदे नुकसान आपको और क्या प्रोग्रेस हुआ है उस पर आपको रिपोर्ट लिखना है नेशनल न्यूज़पेपर में. तो यहां पर आप अच्छा या बुरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 5 मार्क्स का रिपोर्ट पब्लिश करना है. उसमें आप डेट देंगे और अपना नाम भी देंगे और साथ साथ में एक टाइटल भी देंगे और उसके बाद फैक्ट्स को लिखेंगे, अच्छा या बुरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको आप अच्छा किया कि बुरा किया ये सब चीजें नहीं लिख सकते. क्या क्या फैक्ट्स है उसके बारे में डिस्क्लोज करें. एंड द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन हाउ लिसनिंग हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, जो कि मेरे बुक में पेज नंबर 1.10 पर हम लोगों ने एक पॉइंट दिया हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. लिसनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाते समय बताया था. और फिर उसके बाद 10B, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन. एंड द लास्ट वन, राइट एन आर्टिकल on the topic pros and cons of online education in India. That's a very predicted topic, जो कि मैं आपको आर्टिकल पढ़ाते समय मैं ठोक ठोक कर आपको बोलता हूं, दिमाग को नॉक कर करके आपको बोलता हूं कि रीसेंट टॉपिक्स इंस्टीट्यूट नॉर्मली पूछते हैं. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था 2019 में फियरलेस इंडियन आर्मी, क्योंकि उसके ठीक पहले पुलवामा का अटैक हुआ था. तो
अभी ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे और नुकसान, प्रोस एंड कॉन्स, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस आपको लिख रहे थे, जो कि एकदम हॉट बर्निंग टॉपिक था। इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू हैव योरसेल्फ एक्सपीरियंस दिस प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन 11A एक्सप्लेनिंग व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। यहां पर हम लोगों की बुक में पेज नंबर 1.9 पर एक डायग्राम तक दिया हुआ है कि जहां पर एक स्मॉल बिजनेस में एक बुटीक ओनर सारे वर्कर से खुद ही कांटेक्ट करती है, सारे एम्प्लॉइज से, सारे कस्टमर से, सारे सप्लायर से खुद ही सारा का सारा कम्युनिकेट करती है। दैट इज व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। हर आदमी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करता, मेरे से कांटेक्ट करता है। दैट इज व्हील एंड स्पोक नेटवर्क इन स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेस। और उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे आपसे पूछे गए, इनकी करेक्ट मीनिंग क्या है? टू बी अ मास्टरमाइंड, यस मास्टरमाइंड, जो कि एक अटैक का मास्टरमाइंड होता ही है। टू बी अ पायनियर और टू बी अ विलन। विलन इज अ करेक्ट आंसर। मेनी ऑफ यू नॉर्मली कंफ्यूज इट कि मास्टरमाइंड, इस टेरर अटैक का मास्टरमाइंड हाफिज सईद या मसूद अजहर था, तो ऑब्वियसली कई स्टूडेंट विलन में टिक मार लेते हैं, बट दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है टू बी अ पायनियर। मास्टरमाइंड पॉजिटिव सेंस में भी यूज किया जाता है और नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। लीडर। एट विट्स एंड मतलब टू बी वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ दिस परप्लेक्स्ड। चलिए, ड्रेन मतलब फिजिकली खत्म हो जाना, इम्पॉवरिश मतलब फाइनेंशियली खत्म हो जाना। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, और उसके बाद एक वर्ड है कॉम्बैट। नाउ दिस इज समथिंग नॉर्मली अ कंफ्यूजिंग टर्म। कॉम्बैट एग्जैक्ट मीनिंग होता है इसका फाइट करना, परंतु फाइट मतलब आर्मी अगर फाइट करती है तब उसको बोलते हैं कॉम्बैट। पर यहां पर कई सारे छोटे छोटे टर्म्स, मिलते जुलते से टर्म्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स में गेट कंफ्यूज। दैट इज द नीड, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ही आप इन चीजों को समझ पाएंगे, वरना यू विल फाइंड अ प्रॉब्लम। जो कि हम हमेशा बोलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया को आप पढ़िए तो आपको ये सब सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। कॉम्बैट का मीनिंग यहां पर है फाइट। कॉम्बैट का क्या मीनिंग है यहां पर? फाइट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सीरियस डिसएग्रीमेंट विच रन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेरल का मतलब होता है स्लाइट डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स हु आर ऑन गुड टर्म्स। और फ्यूएट का मतलब होता है लॉन्ग एंड बिटर। फ्यूएट का मतलब होता है बहुत। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर होता है फ्यूएट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिसएग्रीमेंट होता है, लंबे समय तक चलता है, पर फ्यूएट का मतलब तो बहुत ही झगड़ा वाला, बहुत ही गंदा, बिटर टाइप का झगड़ा होता है। और क्वेरल का मतलब दो लोग जो हमेशा दोस्त रहते हैं फिर भी कभी कभी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, दैट इज क्वेरल। पर फाइट का मतलब होता है आर्मी एक दूसरे से युद्ध करती है। कॉम्बैट और फाइट दोनों सिनोनिम है। आर्मीज अगर एक दूसरे से फाइट करती है। एंड द लास्ट वन, अगेन द रियल लाइफ सिचुएशन। राइट अ लेटर टू एन एप्लीकेंट इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ हिज इंटरव्यू। इंटरव्यू डेट आपका पोस्टपोन हुआ, एक लेटर लिखना है। आप रेज्यूम नहीं बनाना, आपको एक लेटर लिखना है कि आपका इंटरव्यू पोस्टपोन हुआ बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो आपको पहले पुरानी डेट लिखनी होगी और उसके बाद ये लिखना होगा कि दिस डेट हैज बीन पोस्टपोन टू नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह वापस से हम लोग इंटरव्यू आपका लेंगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, से एक बार क्षमा भी मांग लीजिए और फिर बोल दीजिए योर कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड, थैंकिंग यू एंड सो ऑन। लेटर का फॉर्मेट आपने बहुत अच्छी तरह से देखा। दिस वाज द लॉ एंड बीसीआर पेपर, फुल 100 marks. You could have attempted 100 out of 100. You could have attempted, even I should say, कि आप 122 marks का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, प्रोवाइडेड आपके पास अगर टाइम होता, बिकॉज एवरीथिंग वाज फ्रॉम आवर मैथ। तो आप सारी की सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के साथ ही साथ इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ साथ
इसके पेज नंबर को भी आप अपनी कॉपी में, बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।